हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के एडवांस के पीवाईक्यू के बारे में। हम लोगों ने थ्योरी पढ़ ली है और ब्लॉक केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। लगभग हम लोगों ने 90 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। यार, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले वीडियोस हैं उन्हें थोड़ा ज़्यादा देखो, क्योंकि उन्हें देखने से ही फ़ायदा होगा। केवल थ्योरी पढ़ने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। मैं बार बार समझा रहा हूँ, तुम लोग बात नहीं मान रहे हो ना। मैं ये मान रहा हूँ कि या तो लोग इसलिए कम देख रहे हैं क्योंकि उनसे क्वेश्चन लग जा रहे हैं, सारे थ्योरी अच्छी पढ़ ले रहे हैं तो सब लग जा रहे हैं, ये हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो कमेंट करके बताओ कि सर थ्योरी इतनी अच्छी हो रही है कि सवाल तो अपने आप ही लग जा रहे हैं, मतलब सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही, या फिर हम सोल्यूशन किसी और सोर्स से देख के कर ले रहे हैं, इसकी ज़रूरत कम है। ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट क्लास से ऑर्गेनिक शुरू करेंगे, तो ऑर्गेनिक के लिए भाई जीओसी के वीडियोस पहले से पड़े हुए हैं, तो जीओसी वाला पहले से कर लेना। और उसके बाद हम लोग जीओसी और आइसोमेरिज्म पहले से ही है तो वहाँ से वो कर लेना, और फिर हम लोग सीधे क्वेश्चन से शुरू करेंगे जीओसी आइसोमेरिज्म के। या कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना हो तो कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। मैं उसी को उठा लूँगा। जीओसी में एसिड बेस तो पढ़ा ही दूंगा दोबारा से, मेरे को लगता है। ठीक है, चलो वही शुरू करते हैं हम लोग प्रोग्राम अपना, और बात करना शुरू करते हैं किसके बारे में, क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज टेकन फ्रॉम ए टू बी along with the two paths denoted by the solid and the dashed lines as shown in the graph below. If the work done in the solid path is Ws and the work done along the dotted line is Wd, then the integer goes to the ratio of Wd by Wa। तो बेसिकली इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन का हमें डिफरेंस निकालना है। ठीक, तो पहले W रिवर्सिबल निकाल लेते हैं, यानी W सॉलिड निकाल लेते हैं। W सॉलिड विल बी, ये आइसोथर्मल पाथ है। ठीक है, आइसोथर्मल पाथ की इक्वेशन लगा देते हैं, क्योंकि आइसोथर्मल कैसे चेक किया हम लोगों ने, देखो ये यहाँ पे जो P1 V1 आ रहा है इस पॉइंट पे, वो आ रहा है 2। इस पॉइंट पे जो P1 V1 आ रहा है, किसी भी पॉइंट पे P1 V1 चेक करोगे तो वो 2 ही आ रहा है। ठीक, तो दोनों पॉइंट पे P1 V1 2 आ रहा है, नहीं आइसोथर्मल ही है, तभी ऐसा हो रहा होगा। तो माइनस nRT ln V2 बाई V1 यूज कर लिया। ठीक, PV इक्वल्स टू होता है nRT, और PV इक्वल्स टू RT लिख दें फॉर 1 मोल, RT लिख दें फॉर 1 मोल ऑफ गैस जो हमें दिया हुआ है। तो माइनस इसे लिख दें PV इंटू ln V2 बाई V1। ठीक है, PV की वैल्यू कितनी दी है, माइनस का 2 दे रखी है। मैंने अभी यहाँ बताया PV की वैल्यू कितनी दे रखी, 4 इंटू 0.2 करोगे, 0.5 करोगे तो 2 आ जाएगी, ये PV की वैल्यू है। ठीक, ये क्या है, PV की वैल्यू है ये। ठीक, आराम से बात समझ में आनी चाहिए, ये PV है। ठीक, अब ln V2 बाई V1, V फाइनल कितना है, V फाइनल है 5.5 डिवाइडेड बाई V इनिशियल है 0.5। ठीक, तो इसे लिख दे -2, ln की वैल्यू रख दे 2.303 log ऑफ 11 लिख दें। सबकी वैल्यू मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा -4.79। ठीक है, -4.79 आ जाएगा। यूनिट्स नहीं लिख रहा, यूनिट्स वैसे ATM लीटर में आएगा, चलो ATM लीटर लिख देता, कोई दिक्कत नहीं, ATM लीटर आ गया ये वर्क। तो W सॉलिड हमने निकाल लिया। अब W अगर हमने सॉलिड निकाल लिया तो हम इसके लिए क्या निकालें, इस वाले पार्ट को उठा के इधर रख लें। ठीक, अब हमने W सॉलिड निकाल लिया तो हम W क्या निकालेंगे, डॉटेड निकालेंगे। तो देखो W डॉटेड निकालने के लिए माइनस ऑफ समेशन कर दें P डेल्टा V का, क्योंकि क्या हो रहा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में -P डेल्टा V लिखते हैं। अब पहले में देखो कि अगर मैं ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि एक तो स्क्वायर ये बन रहा है, ये वाला बन रहा है एक स्क्वायर, तो इसके लिए P वर्क डन कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का, लिखते हैं फाइनल प्रेशर कितना है इसके लिए फाइनल प्रेशर है 1.5। इसके लिए फाइनल प्रेशर कितना आ रहा है, सॉरी इसके लिए फाइनल प्रेशर कितना आ रहा है, पहला लिखेंगे 4, ये तो आइसोकोरिक है, तो ये 4 इंटू टोटल एरिया कितना हो गया 1.5 प्लस, अगली बार लिखा तो लिखा 1 इंटू 1, इस वाले को देखो, इस छोटे वाले को कलर कर देता हूँ, और यहाँ पे 1 है,
प्लस अगर हम ये डॉटेड लाइन खींचे तो ये लगभग 0.5 मान लेते हैं, वैसे 0.5 मान लो 0.6 मान लो, दोनों से ही काम चल जाएगा। तो हमने 0.5 ले ली, तो ये आ गया 2.5 इंटू 0.5। तो ये 3 वर्क डन हमने जोड़ दिए, तो ये पूरा एरिया आ गया। अब ये एरिया कहाँ से आया, ये वाला भी आ गया, हमने ये वाला कवर भी कर लिया एरिया। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमने ये एरिया कवर किया। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये कितना आ गया, ये आ गया माइनस का 6 + 1 + 1.25, तो यानी कि ये आ गया माइनस का 8.25 ATM लीटर। अब हमें निकालना है वर्क डन का रेशियो, तो WD अपॉन निकालना है, क्या निकालना है, WD अपॉन WS निकालना है, WD अपॉन W। तो माइनस का 8.25 डिवाइडेड बाई माइनस का 4.79, इसे कैंसिल कर दो तो ये 1.72 के लगेगा, और नियरेस्ट इंटीजर में लिखेंगे तो आंसर इसका 2 लिखेंगे। नियरेस्ट इंटीजर में आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमें वर्क डन का क्लासिकल एग्जाम्पल था ये, और इसका सवाल हमने आसानी से कर लिया, तो इसका आंसर हमारा 2 आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, टू एन इवैक्यूएटेड वेसल विद मूवेबल पिस्टन अंडर एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm एंड 0.1 मोल ऑफ हीलियम एंड 1 मोल ऑफ एन अननोन कंपाउंड जिसकी वेपर प्रेशर है इतना, आर इंट्रोड्यूस, कंसीडर द आइडियल गैस बिहेवियर, द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज क्लोज टू। ठीक, जो हमें प्रेशर दिया है वो 1 atm दिया है, और जो वेपर प्रेशर है वो 0.68 atm है। तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कितना आ गया, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस आ गया कितना, 1 माइनस 0.68 यानी कि 0.32 atm आ गया। ठीक, अब बस सीधे सीधे PV को RT लगा देते हैं, तो V की वैल्यू आ गई nRT/P, N की वैल्यू 0.1, R की वैल्यू 0.0821 लिख लेते हैं, इंटू 273, 0 का डिग्री सेंटीग्रेड पे निकालनी है, डिवाइडेड बाय प्रेशर कितना हो जाएगा 0.32। इसे सबको डिवाइड करोगे तो इससे आंसर आ जाएगा 7.00। सिंपल है, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ यार, कैलकुलेशन करने से टाइम वेस्ट होगा, तुम डिवाइड तो कर ही लोगे, इतना मैं मान ही लूँ, ये तो आसानी से करा सकता है। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया हमारा 7। सिंपल सवाल था, आसानी से हो रहा। थर्मोडायनामिक्स सवाल देखो बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन कहीं कहीं फंसते हैं। अप्रोच देखना, इसमें हमने क्या किया, हमने क्या किया, प्रेशर में से वेपर प्रेशर को माइनस कर दिया, जिससे गैस का ड्राई प्रेशर आ गया। ड्राई गैस का प्रेशर आ गया तो काम हमारा वैसे भी आधा खत्म हो गया, फिर PV को RT ही लगाना था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक मैचिंग है, कह रहा है मैच द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉलम 1 विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन इन कॉलम 2। तो CO2 सॉलिड से CO2 गैस बनी, CO2 सॉलिड से CO2 गैस बनी, तो डेल्टा H कैसा होगा, पॉजिटिव। भाई ये तो सिंपल बात है कि सॉलिड से गैस बना रहे तो हीट करा होगा, डेल्टा H पॉजिटिव हो गया। एंट्रोपी बढ़ी होगी, बिल्कुल ठीक बात है, एंट्रोपी बढ़ी होगी, और फेज भी बदला है। देखो ध्यान से, PV लिखना, फेज भी बदला है। कैसे फेज बदला है, क्योंकि सॉलिड से गैस हो रहा है तो फेज ट्रांजिशन भी हो रहा है, ठीक बात है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनी, तो एंट्रोपी तो बढ़ी। भाई सबसे पहले तो एंट्रोपी दिखाई दे रही कि एंट्रोपी बढ़ी, और हीट कर रहे हैं तो प्रोसेस एंडोथर्मिक है, तो इसे मतलब डेल्टा H भी पॉजिटिव है, तो R और S हो गया इसका। ठीक, फेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लिखेंगे क्योंकि सॉलिड से सॉलिड बन रहा है और गैस बन रहा है, तो ये हेट्रोजीनियस मतलब इक्विलिब्रियम टाइप का रहेगा, तो इसमें नहीं लिखेंगे। अब 2H रेडिकल से 2H2 गैस बना, तो इसके लिए हमें एक बात तो पता लग गई कि डेल्टा S कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल थे, 2 पार्टिकल्स थे, वो मिलके एक बन रहा है, तो डेल्टा S कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। एंट्रोपी कैसी हो गई, कम हो गई। आगे P सॉलिड, व्हाइट सॉलिड से P रेड व्हाइट सॉलिड बन गया, इसे फेज ट्रांजिशन भी कहेंगे, एक तो फेज बदली, एलोट्रोपिक चेंज भी है, और ये एंट्रोपी भी इसकी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, क्योंकि जो व्हाइट फॉस्फोरस है वो इस तरह का होता है, व्हाइट फॉस्फोरस है, और रेड फॉस्फोरस पॉलीमेरिक होता है, हमें पता है। रेड फॉस्फोरस कैसा होता है, पॉलीमेरिक होता है। तो इसमें क्या हो रहा होगा कि डेल्टा S क्या हो रहा होगा, नेगेटिव हो रहा होगा, ये पॉलीमेरिक है। बात समझ में आ जानी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हो गया खत्म। सिंपल सवाल है, इसमें ज़्यादा बुद्धि लाने की जरूरत नहीं, थर्मोडायनामिक्स मैचिंग तो सरल होती है। ठीक,
सब्जेक्टिव सवाल थोड़े मुश्किल बन सकते हैं जो हम लोग अभी देखेंगे, आगे आए हैं जो। ठीक, कह रहा है मैच द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस गिवन अंडर द कॉलम 1 विद द एक्सप्रेशन गिवन अंडर कॉलम 2। फ्रीजिंग ऑफ वाटर एट 273 केल्विन एंड 1 atm। अब जब फ्रीजिंग होती है तो उस टाइम पे एंट्रोपी क्या हो रही होगी, सिस्टम की तो कम हो रही होगी, ओवरऑल एंट्रोपी बढ़ेगी लेकिन सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी, कम। तो आर लिख दिया भाई, एंट्रोपी हो गई कम। और क्योंकि फ्रीजिंग एट इक्विलिब्रियम हो रही, भाई मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, सुनना ध्यान से। फ्रीजिंग कैसे प्रोसेस है, एट इक्विलिब्रियम होगा 273 और 1 atm पे, तो उस टाइम पे डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होगी, जीरो होगी। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो होता है, डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं होता। अगला क्या कर रहा है, एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इनटू वैक्यूम अंडर आइसोलेटेड कंडीशन। अब वैक्यूम में जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो वर्क डन तो कर नहीं सकते, तो भाई क्यू हो गया जीरो। आइसोलेटेड कंडीशन थी इसलिए क्यू जीरो हो गया, ठीक है, क्यू जीरो हो गया, डब्ल्यू जीरो हो गया, तो डेल्टा यू भी जीरो हो गया, तो पी क्यू और ऐसा आंसर आ गया, सब जीरो हो जाएंगे भाई। सॉरी यार, ठीक है। अगला कह रहा है मिक्सिंग ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू आइडियल गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इन एन आइसोलेटेड कंटेनर। अब आइसोलेटेड कंटेनर है तो क्यू तो जीरो हो गया, मतलब पी तो, मतलब पी आंसर आ गया, क्यू मैं वो लिख दे रहा हूँ हीट को, पी आंसर आ गया। वर्क डन भी नहीं करना पड़ा होगा क्योंकि इक्वल वॉल्यूम मिला रहा है, आइसोलेटेड कंडीशन मिला रहे, सेम टेम्परेचर प्रेशर यानी आइसोथर्मल भी है और एडियाबैटिक भी है, तो डेल्टा यू भी जीरो, डेल्टा क्यू भी जीरो, जिसकी वजह से डेल्टा डब्ल्यू भी जीरो और डेल्टा यू भी जीरो, क्योंकि आइसोथर्मल भी है, सेम टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो आइसोथर्मल है और एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं होने दे रहा है, इसलिए आइसोलेटेड लिखा है यानी एडियाबैटिक भी है। ठीक, अगला क्या कर रहा है, अगला कह रहा है रिवर्सिबल हीटिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 1 atm एंड 300 केल्विन फॉलोड बाय रिवर्सिबल कूलिंग टू दिस। अब जब रिवर्सिबल आ रहा है तो टी तो पहले से लिख दो भाई, टी तो हो गई होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। अब वर्क भी इसमें कोई नहीं करना पड़ा होगा, रिवर्सिबल हीटिंग है, ठीक है। और क्या कह रहा है, डेल्टा यू भी जीरो होगा क्योंकि 300 पे ही रिवर्सिबली हमने ठंडा भी किया, तो आ गया क्या, टी क्यू एस आ गया और एनर्जी चेंज भी नहीं हुआ होगा तो क्यू भी आ गया, सॉरी पी भी आ गया, क्यू मैं लिख दे रहा हूँ यार उसे बार बार, पी भी आ गया, ठीक है। क्यू माने एनर्जी है तो वही याद रहता है, एनर्जी चेंज जीरो आ गया यानी पी क्यू एस टी इसका आंसर हो गया। सिंपल बात है, आसानी से समझ में आनी चाहिए क्योंकि रिवर्सिबल है और इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, कांस्टेंट टेम्परेचर की बात हो रही है, कांस्टेंट टेम्परेचर आ गया तो एस आ गया, रिवर्सिबल की बात हो रही थी इक्विलिब्रियम की तो डेल्टा जी जीरो हो गया, डेल्टा यू जीरो हो गया, डेल्टा जी जीरो हो गया, तो क्यू और डब्ल्यू भी, क्यू और पी भी क्या होंगे आपस में जीरो होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो पढ़ पढ़ के करने वाले सवाल हैं, ये देखने में बड़े हैं। क्या कह रहा है, एन आइडियल गैस कंसीडर ओनली पीवी वर्क इन गोइंग from an initial state x to the final state z. Find the final state z can be reached by either of the two paths shown in the figure. Which of the following choices is or are correct? Delta S changes, entropy change, W S work. तो देखो यहां से यहां तक आए तो ये कैसा प्रोसेस है, आइसोबारिक है और ये आइसोकोरिक है, एक आइसोबारिक प्रोसेस और एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, ठीक। तो जो W होगा एक्स वाई जेड का वो एरिया अंडर साइकिल होगा पूरा, और वो W किसके बराबर होना चाहिए, एक्स वाई के बराबर होना चाहिए क्योंकि वाई जेड कैसा है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, W वाई जेड कितना होगा, जीरो होगा। तो एक स्टेटमेंट तो ये ट्रू हो गया सीधे सीधे वर्क के लिए, तो सी आंसर हो गया एक। अब एंट्रोपी की बात कर रहा है, एंट्रोपी क्या है कि डेल्टा एस एक्स जेड जो होगा वो डेल्टा एस एक्स वाई और डेल्टा एस वाई जेड के सम के बराबर होगा क्योंकि डेल्टा एस कैसा है, स्टेट फंक्शन है। जो एंट्रोपी है वो कैसा है, डेल्टा एस के यहाँ एंट्रोपी लिख देते हैं, एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी क्या है, स्टेट फंक्शन होती है, तो ये बात भी ठीक होगी, तो आंसर ए और सी आ जाएगा इसका। सिंपल बात है, आसानी से समझ में आ जानी चाहिए, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यार शायद उसमें मिसप्रिंट था थोड़ा सा, उसे मैंने ठीक किया है। ये बिल्कुल कॉपी का लिखा हुआ सवाल है। रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल कंडीशंस आर शोन इन द फिगर, ठीक। ऊपर वाला कैसा कर्व है, आइसोथर्मल, और नीचे वाला कैसा है, एडियाबैटिक है। तो ऊपर वाला आइसोथर्मल है और
T1 से T2 आ रहा है तो इसका सीधा मतलब है T1 इक्वल टू T2 है, तो आंसर ए तो सही हो गया। अब T3 और T1 में अगर रिलेशन निकालेंगे तो T3 और T1 में T3 कैसा होगा, लेस देन होगा। T3 विल बी लेस देन T1, क्यों, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। अब W आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में आइसोथर्मल वाला कर्व ऊपर है तो ये भी ठीक होगा। W आइसोथर्मल और W एडियाबैटिक में आइसोथर्मल इज अप, आइसोथर्मल हैजिंग मोर एरिया अंडर द कर्व। सिंपल बात समझ में आ रही है, सवाल देख के डरना नहीं है। मोर एरिया अंडर द कर्व, क्यों, क्योंकि ऊपर है तो ज्यादा एरिया कवर करेगा, सिंपल बात है। फिर कह रहा है डेल्टा यू आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में किसका ज्यादा होगा, आइसोथर्मल का ज्यादा होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, इसमें तो कूलिंग हो रही है, तो कूलिंग होगी तो डेल्टा यू क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, और डेल्टा यू आइसोथर्मल का तो जीरो ही होगा। तो ये कैसा नंबर होगा, ये निगेटिव होगा, और ये जीरो है तो जीरो बड़ा होगा नेगेटिव से। ठीक, आंसर ए, सी और डी आ गया। ठीक, डब्ल्यू के लिए शायद जेई ने 2 बार आंसर दिए हैं कि सी और डी को भी माना, सी को माना भी और नहीं माना। उसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि जब डब्ल्यू का अगर हम मॉड ले लेंगे तो ये आंसर उल्टा आने लगेगा, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम लोग इसे वैसे भी डील कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल तो फिजिक्स में भी आ सकता था। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने दोनों आंसर दिए, हम लोग ए सी डी ही रखेंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, A fixed mass of gas M is subjected to the transformation from state K to L to M to N and back to K as shown in the figure। ठीक है, तो K to L क्या है, आइसोबारिक है, क्या है, आइसोबैरिक है, ये आइसोकोरिक है, ये आइसोबारिक है, और ये आइसोकोरिक है। ठीक, अब अगर इस ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा बना ले हम, तो ये के एल एम एन इस तरह से चल रहा है ग्राफ। ठीक, पीवी कर्व। अब अगर ये आइसोबैरिक प्रोसेस है तो यहां से यहां क्या हो रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर की, क्योंकि पीवी इक्वल्स टू 90 से अगर हम देखें तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर की है तो क्या होगा कि यहाँ पे हीटिंग होगी। पीवी क्वेश्चन को ध्यान में रखना बस, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम होगा, तो यहाँ कूलिंग होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम होगा, यानी यहाँ पे भी क्या होगी, कूलिंग होगी। यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा, सिंपल बात है। तो यहाँ क्या होगी, हीटिंग होगी। देखो एडवांस का सवाल है भाई, ये आया हुआ इतना सरल सवाल। तो आंसर क्या आ गया इसका, आंसर आ गया हीटिंग, कूलिंग, कूलिंग, हीटिंग। ठीक, तो आंसर आ गया सी, सिंपल बात। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है द पेयर ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस अमंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्टेट। तो ये तो हमने पहले लिख लिया, कौन सा आइसोकोरिक है, L to M और N to K, तो आंसर बी आ गया इसका। ये तो मतलब बच्चा सवाल था, बिल्कुल आसानी से लगने वाला। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन आइडियल गैस इज इन ए थर्मली इंसुलेटेड वेसल एट internal pressure of P1, volume V1 and absolute temperature T1 expand reversibly against zero external pressure। external pressure जीरो है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है, यानी कि हमें पहली बात पता लगी कि कोई वर्क तो नहीं होने वाला। ठीक, एज शोन इन द फिगर द फाइनल प्रेशर इज P2, वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज T2। ठीक, तो अगर वैक्यूम के अगेंस्ट वर्क हो रहा है, P एक्सटर्नल अगर जीरो है तो हम जानते हैं कि Q जीरो होगा, डेल्टा W जीरो होगा, तो डेल्टा U भी जीरो होगा। डेल्टा U जीरो हो गया तो T2 के इक्वल्स टू T1 हो गया, पहली बात, और डेल्टा Q जीरो हो गया। अब जब एडियाबैटिकली अगर हम एक्सपेंड भी करें अगेंस्ट वैक्यूम, तो जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है वो आइसोथर्मल बन जाता है, क्योंकि डेल्टा U जीरो होता है। तो आंसर इसका सी भी आएगा। क्या लिख देते हैं, इफ वी एक्सपेंड against vacuum then
adiabatic process become isothermal. Adiabatic process become isothermal as delta U and delta Q are 0. ठीक, तो ये बात सिंपल थी, सीधी सीधी बात समझ में आ जानी चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, तो आंसर इसका ABC हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थियोरेटिकल क्वेश्चन है, थर्मोकेमिस्ट्री बड़े डायनेमिक्स के आसान से हैं। देखो, द फॉर द प्रोसेस सॉलिड से लिक्विड बन रहा है। अब अगर सॉलिड से लिक्विड बन रहा है तो टेम्परेचर दिया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और कह रहा है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, करेक्ट चॉइस बतानी है। तो डेल्टा एस सिस्टम कैसा होगा, बढ़ेगा, और सराउंडिंग का क्या होगा, कम होगा। दोनों बढ़ तो सकते नहीं है भाई, दोनों बढ़ नहीं सकते, तो सिस्टम का बढ़ेगा, सराउंडिंग का कम होगा, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड से गैस बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, यानी एंट्रोपी तो सिस्टम की इंक्रीज करेगी, तो सराउंडिंग की क्या होगी, डिक्रीज करेगी। सिंपल बात है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस of gaseous X2 into X at 290 Kelvin takes place according to the following equation. एक इक्वेशन दिया था, स्टैंडर्ड गैस फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट ऑफ दिस रिएक्शन इज पॉजिटिव। देखो डेल्टा जी को क्या कर रहा है, डेल्टा जी पॉजिटिव कह रहा है, ध्यान रखना इस बात को। एट द एंड स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन देयर इज 1 मोल ऑफ X2 एंड नो X, कुछ भी नहीं था। At the reaction proceeds, the number of moles of X formed is given by beta. Thus, beta equilibrium is the number of moles of X formed at equilibrium. The reaction is carried out at a constant pressure of 2 atm, 2 bar. Consider the following equation and giving the answer. ठीक है, तो Kp की वैल्यू निकालनी है हमें, तो लिख लेते हैं भाई सीधे सीधे। ये तो अगर इक्विलिब्रियम में भी ले सकते थे, इस सवाल को यहाँ ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 0 ले लिया, टी इक्वल्स टू टी पे ये कह रहा है 1 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम आ गया, और यहाँ पे भी बीटा क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। यहाँ पे बाई 2 लिखेंगे क्योंकि बीटा इक्विलिब्रियम इसका दिया हुआ था मैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ x2 कितना आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ x2 आ गया कितना, 1 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम अपॉन 1 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम डिवाइड बाई 2 प्लस बीटा इक्विलिब्रियम, यानी कि आ गया 1 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2। तो पार्शियल प्रेशर कितना आ गया, पार्शियल प्रेशर आ गया 1 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम अपॉन 1 प्लस बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2 इंटू 2। इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ x कितना आ गया, वो आ जाएगा बीटा इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2 इंटू 2। ठीक, क्योंकि पार्शियल प्रेशर हो गया किसका, मोल फ्रैक्शन इन टोटल प्रेशर। तो Kp की वैल्यू किसके बराबर होगी, Kp की वैल्यू होगी पार्शियल प्रेशर ऑफ x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ x2। तो हो गया बीटा इक्विलिब्रियम अपॉन 1 प्लस बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2। ठीक, इसका होल स्क्वायर इंटू 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2 था, सॉरी यहाँ पे बाई 2 है। ठीक, बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2 इंटू 2। तो एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक बीटा इक्विलिब्रियम से बीटा इक्विलिब्रियम, ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो बचा ये कितना, ये बचा 2 इंटू बीटा इक्विलिब्रियम का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम बाई 4। ठीक, ऐसा बचा। एलसीएम ले लेते हैं पूरा, तो आ जाएगा 8 बीटा इक्विलिब्रियम स्क्वायर अपॉन 4 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम बाई का होल स्क्वायर। तो ऐसा आंसर कौन सा आ रहा, देख लो भाई, मिला लो, आंसर इसका बी आ जाएगा। ठीक, सिंपल सवाल है, आसानी से लगा पाए हम लोग। अब कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना अमंग द फॉलोइंग इज। इनकरेक्ट बताना, हमें ये पता है कि डेल्टा जी कैसा है, डेल्टा जी हमारा ग्रेटर देन 0 है, डेल्टा जी नॉट कैसा ग्रेटर देन 0 है, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू होता है माइनस RT ln KP। तो KP कैसा आएगा, KP लेस देन 1 आएगा, KP कैसा आएगा, लेस देन 1, क्योंकि डेल्टा जी नॉट कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। अब हमारे पास पता है कि डिक्रीज इन टोटल प्रेशर विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मोर नंबर ऑफ गैसियस एक्स। तो ये ली चैटली प्रिंसिपल हो जाएगा। इक्विलिब्रियम में फिर से सवाल ले लूंगा, तो ये तो सही लिखा है। एट द अगर वैसे समझ में आना चाहिए कि ली चैटली प्रिंसिपल के हिसाब से अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम करेंगे तो रिएक्शन उधर जाएगी जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स राइट साइड में ज्यादा हो रहा है, यानी एक्स ज्यादा बनेगा। तो ये तो सही लिखा है। एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन डिसोसिएशन ऑफ X2 टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली। ये तो स्टार्ट होगी रिएक्शन, तो ये तो दोनों सही है, हमें गलत वाला बताना है। ठीक,
अब कह रहा है केसी की वैल्यू लेस देन 1 होगी। केसी कैसे देखेंगे, तो केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी था। डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट यानी -1। ठीक ठीक है, तो केपी इज इक्वल टू आ गया केसी अपॉन आर टी। ठीक, अब केसी इज इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा एन जी की वैल्यू -1 है कि नहीं, हाँ -1 है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता तो -1 है। ठीक, और क्या कह रहा है, ठीक है, तो केसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, केसी की वैल्यू भी कैसी आएगी, केपी इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी था, डेल्टा एन जी की वैल्यू -1 है, तो हम कह सकते हैं कि केपी इज इक्वल टू क्या है, केसी अपॉन आर टी। आर टी हमेशा 1 से बड़ा नंबर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो अगर केपी छोटा आ रहा है तो इसका मतलब केसी भी कैसा होगा, 1 से छोटा होगा। केसी कैसा है, 1 से छोटा, तो ये भी बात सही लिखी है। ठीक, केसी कैसा है, 1 से छोटा है। केसी कैसा आ रहा है, केपी से छोटा आ रहा है। ठीक है, केसी कैसा आ रहा है, केपी से छोटा आ रहा है। ठीक, तो ये भी सही है, तो 3 सही हो गया, तो कौन सा गलत हो गया ये। वैसे अगर तुम केपी की वैल्यू निकालना चाहो तो इसमें रख देना कि 4 बीटा इक्विलिब्रियम का स्क्वायर 8 बीटा इक्विलिब्रियम अपॉन 4 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम रखोगे, इसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो ये गलत ऐसे ही आ जाएगा, -0.7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0.7 का होल स्क्वायर लिख दोगे, तो इससे जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ग्रेटर देन 1। अगर केपी ग्रेटर देन 1 आ गया और यहाँ पे लेस देन 1 है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा, तो ये तो नॉट पॉसिबल वाला केस है। तो आंसर हमारा कौन सा सही है, हमारा आंसर सी सही है, बाकी तो गलत है। मतलब सी सही का मतलब सी ही गलत है, मैं वो इनकरेक्ट बताना था, तो सिंपल आंसर आ गया हमारा। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द स्टैंडर्ड स्टेट गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड एट 200 गिवन है हमारे पास। ठीक है, कि ग्रेफाइट की 0 और डायमंड की 2.9 किलो जूल है। द स्टैंडर्ड state means the pressure should be 1 bar and the substance should be pure at given temperature. The conversion of graphite to diamond reduces the volume by this. If the process is isothermal, ठीक, at 290 the equilibrium is in equilibrium, then हमें निकालना क्या, फाइनल प्रेशर बताना है। तो डेल्टा, अगर हमें आइसोथर्मल प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा जी विल बी इक्वल टू पी डेल्टा वी। सिंपल बात है, इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि क्यू हमारा डेल्टा यू 0 हो गया, तो जो भी वर्क है वो किस में फॉर्म हो रहा होगा, वो सीधे जा रहा होगा किसमें, गिफ्ट फ्री एनर्जी में। ठीक, तो प्रेशर हमें निकालना है, प्रेशर विल बी डेल्टा जी अपॉन डेल्टा वी। डेल्टा जी की वैल्यू आ गई कितनी, हमें दिया होगा डेल्टा जी कितना है, कहीं पे तो लिखा हो, हाँ 2.9 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई डेल्टा वी कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻6, तो ये आ जाएगा कितना 1.45 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.45 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाई, हमें बार में निकालनी तो 10⁻5 से डिवाइड कर देंगे तो 14500 आ जाएगी बार में। तो आंसर इसका ए लिख देंगे, नियरेस्ट आंसर लिख देंगे। सिंपल सवाल था, आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फॉर अ रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट इन अ कंटेनर इन इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द टर्म्स ऑफ एंट्रोपी चेंज के टर्म में बताना है। अब एंट्रोपी चेंज क्या कह रहा है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि अगर एक्सोथर्मिक है तो रिएक्शन क्या होगा, के इक्विलिब्रियम फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के विल डिक्रीज। बोलो, अगर एक्सोथर्मिक है तो क्या होगा कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो के डिक्रीज होगा, क्योंकि रिएक्शन किधर आएगी, बैकवर्ड, बिकॉज द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इज पॉजिटिव। ये बात गलत है, एंट्रोपी चेंज सिस्टम का कैसा हो जाएगा, अगर बैकवर्ड डायरेक्शन आएगी तो निगेटिव आ जाएगा। ठीक, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर के फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीजेस, ये बात सही लिखी हुई है, बिकॉज द अनफेवरेबल चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीजेस। सराउंडिंग अपनी एंट्रोपी डिक्रीज नहीं करना चाहता है, और यहाँ पे क्या होगी, जब एक्सपेंशन होगा तो जब के बढ़ेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो क्या होगा, सराउंडिंग एंट्रोपी जिसका फेवरेबल चेंज कैसा है, हर कोई अपनी एंट्रोपी क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, लेकिन वो डिक्रीज करेगी। तो ये आंसर सही हो गया, बी सही हो गया हमारा। With increase in temperature, the value of K for endothermic increases because the entropy change of the system is negative.
एंट्रोपी चेंज सिस्टम का कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक। और अगर के की वैल्यू एक्सोथर्मिक है तो के कैसा होगा, डिक्रीज करेगा, ये बात तो सही है, बिकॉज फेवरेबल चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीजेज। तो अब जब भाई एंडोथर्मिक में वो अनफेवरेबल था, लेकिन एक्सोथर्मिक में कैसा होगा, फेवरेबल होगा। तो ये आंसर इसका डी आ गया। थोड़ा सा ट्रिकी है, लैंग्वेज थोड़ी सी दिक्कत है, ध्यान से पढ़ना, बात समझ में आएगी मेरी, आराम से लिख लिख के करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड फ्रॉम P1 V1 T1 टू P1 P2 V2 T2 अंडर द डिफरेंट कंडीशंस, द करेक्ट स्टेटमेंट इज, अच्छा, द वर्क डन इन गैस इज मैक्सिमम when it compressed irreversibly from P2 V2 to P1 V1। तो जब भी हम कंप्रेशन करते हैं तो इरिवर्सिबल वर्क ज्यादा होता है और रिवर्सिबल वर्क कम होता है। इन कंप्रेशन द रिवर्सिबल वर्क एंड इरिवर्सिबल वर्क, द इरिवर्सिबल वर्क इज ऑलवेज मोर देन रिवर्सिबल वर्क, ठीक। तो बात सही है, ये तो बात सही लिखी है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं रिवर्सिबली एक्सपेंड करना है और रिवर्सिबली ही कंप्रेस करना है, ठीक। अगला कह रहा है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज जीरो, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज जीरो इफ इट एक्सपेंड रिवर्सिबली फ्रॉम T1 टू T2, ठीक है, ये तो बात सही लिखी है, एंड भी लिखा है। इफ एक्सपेंड रिवर्सिबली अंडर एडियाबैटिक देन T1 इज नॉट पॉजिटिव। कब होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जब एक्सपेंशन हो रहा तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव नहीं हो सकती, इंटरनल एनर्जी कैसी होगी, कूल डाउन होगी, तो कम होगी, इंटरनल एनर्जी ठंडा होगा, तो ये बात गलत हो गई हमारी यहाँ से। अगला क्या कह रहा है, इफ द एक्सपेंशन इज कैरिड आउट फ्रीली द साइमल्टेनियसली बोथ रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक। तो हमने बताया कि अगर फ्री एक्सपेंशन हो रहा है यानी वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपेंशन हो रहा है तो हमेशा कैसा होगा, आइसोथर्मल भी होगा और एडियाबैटिक भी होगा। अपने आप ये बात मैंने ऊपर लिखी थी अभी, तो ये बात क्लियर है। द वर्क डन बाय द गैस व्हेन इज लेस व्हेन इट इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबली। वर्क डन बाय द गैस कह रहा है, अगर रिवर्सिबल एक्सपेंशन करेंगे तो कैसा होगा, वर्क डन रिवर्सिबली इज लेस देन V1 टू V2 अंडर द एडियाबैटिक कंडीशन। अब एडियाबैटिक कंडीशन और आइसोथर्मल कंडीशन हम जानते हैं कि जो ऊपर वाला ग्राफ होता है हमेशा कैसा होता है, आइसोथर्मल का, और एडियाबैटिक वाला नीचे का, ये आइसोथर्मल है और ये एडियाबैटिक है। तो वर्क डन किसमें ज़्यादा है, आइसोथर्मल में ज़्यादा है और एडियाबैटिक में कम है। तो आंसर इसका ए, सी और डी आ गया, सिंपल बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन करेक्टली शो द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच कैसा है, लेस देन जीरो। तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज इक्वल टू होता है माइनस आर टी एल एन के। तो एल एन के की वैल्यू जो आ गई वो आ गई माइनस का डेल्टा एच एस अपॉन आर इंटू 1/t प्लस डेल्टा एस अपॉन आर, ठीक। तो अगर डेल्टा एच निगेटिव है तो इंटर जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, तो या तो ए सही है या बी सही है। और डेल्टा एस की वैल्यू हमें नहीं पता, डेल्टा एस की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, ए और बी आ जाएगा, यानी कि सी आ जाएगा, ठीक है। सिंपल बात ही है, सरल सवाल था, ठीक। थर्मोडायनेमिक्स में भी बाउंड्री खींचना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए थोड़ा सा हम लोगों को स्ट्रेच करना पड़ रहा है, इक्विलिब्रियम को भी लाना पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एन आइडियल गैस अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस इज शोन इन द फिगर, ठीक है, बढ़िया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो हीट एब्जॉर्ब निकालनी है। अब ये प्रोसेस अगर हम देखें इसे ध्यान से तो डेल्टा यू कैसा है, डेल्टा यू हमारा जो होगा वो इक्वल टू जीरो होगा। डेल्टा यू कैसा होगा, इक्वल टू जीरो, क्योंकि यू इज ए स्टेट फंक्शन। यू क्या है, यू स्टेट फंक्शन है। तो हम ये लिख सकते हैं क्या कि यू ए बी प्लस यू बी सी प्लस यू सी ए इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से यू सी ए की वैल्यू निकल आएगी कितनी, माइनस ऑफ यू ए बी प्लस यू बी सी, ठीक। अब जरा देखो यू ए बी की वैल्यू हमें दे रखी, यू बी सी की वैल्यू दे रखी 5 और यू ए बी की वैल्यू अगर हम निकालें तो यू ए बी की वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर, डब्ल्यू ऑफ ए बी प्लस क्यू ऑफ ए बी। डब्ल्यू ऑफ ए बी हमें दे रखा है -5 और क्यू ऑफ ए बी दे रखा है 2, तो ये होगी -3। तो हो गया माइनस ऑफ -3 माइनस ऑफ -5, तो ये हो गया प्लस का 8 किलो जूल पर मोल। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, आंसर मत मार्क कर देना, ठीक। 8 तो ऑप्शन में ही नहीं है, ये भी अच्छा है, चलो ऑप्शन होता तो कर देते हैं।
अब हमें प्रोसेस के लिए निकालना था, तो यू सी ए इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू सी ए प्लस डब्ल्यू सी ए। तो यू सी ए तो हमें पता है कि 8 है, क्यू सी ए क्या है हमारा, क्यू सी ए हमें निकालना, ये हीट निकालनी थी प्रोसेस में, और डब्ल्यू सी ए की वैल्यू हमें ऊपर दे रखी है 3, तो ये 3 हो गई। तो क्यू सी ए की वैल्यू आ गई कितनी, 5 आ गई। तो इसका आंसर क्या आ गया, 5 आ गया, आंसर हो गया बी। सिंपल सवाल था, आराम से देख देख के हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है, सिंपल सवाल ही है ये। अगला सवाल और भी सिंपल है। अगला सवाल क्या कह रहा है, अ रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस इज शोन बिलो, हियर पी वी एंड टी आर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली, द थर्मोडाइनमिक पैरामीटर क्यू, डब्ल्यू, एच एंड यू एंड हीट वर्क, ये सब कुछ गिवन है हमें। तो पहला प्रोसेस हमारा कैसा है, आइसोकोरिक, ये कैसा है, आइसोथर्मल, और ये कैसा है, ये हमारा है आइसोकोरिक, आइसोबारिक। ठीक, तो अगर हम क्यू ए बी की बात करें, क्यू ए सी की बात करें, ए सी की बात करें तो वो यू ऑफ ए सी के बराबर होगा। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है तो डेल्टा डब्ल्यू जो ए सी है वो क्या है, 0, और जो डेल्टा यू ए बी है वो 0 है, तो क्यू ऑफ ए बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ ए बी के बराबर। इतनी बात तो क्लियर हो रही। तो क्यू ए सी क्यू बी सी के बराबर, क्यू ए सी जो है वो डेल्टा यू बी सी के बराबर नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। डब्ल्यू ऑफ बी सी, आइसोबारिक प्रोसेस में डब्ल्यू ऑफ बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P2 टाइम्स V2 माइनस V1 के बराबर, तो ये तो बात सही लिखी है। और क्यू बी सी जो होगा वो डेल्टा एच ए सी के बराबर होगा। डेल्टा एच ए सी कैसा, आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो क्यू बी सी को अगर हम लिखें, क्यू बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा एन सी पी T2 माइनस T1। ठीक, ये डेल्टा एच ही होगा बेसिकली, तो ये आंसर सही हो गया। अब डेल्टा एच सी ए और डेल्टा एच यू सी ए में डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है क्या, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी। तो डेल्टा एच कैसा आएगा, डेल्टा एच जो आएगा हमारा छोटा नंबर आएगा। क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू लिख सकते हैं हम एन सी पी, सी ए के लिए लिखनी है तो T2 माइनस T1। ठीक, सी ए के लिए लिखनी है, सॉरी सी ए के C2A जा रहे हैं तो T1 माइनस T2 लिखेंगे। डेल्टा एच सी ए के लिए लिखेंगे तो एन सी पी T1 माइनस T2 लिखेंगे, और डेल्टा एच सी ए लिखेंगे, डेल्टा एच तो लिख ही लिया यार, क्या लिख रहा है, डेल्टा यू सी ए लिखेंगे, बड़ा कन्फ्यूज़न है, इसे संभाल के लिखना। डेल्टा यू सी ए लिखेंगे तो ये एन सी वी T1 माइनस T2 के बराबर हो जाएगा। तो सी पी ग्रेटर देन सी वी है, तो हमें लगता है कि क्या, कि सी पी को बड़ा होना चाहिए, डेल्टा एच को बड़ा होना चाहिए, लेकिन T1 लेस देन T2 है। T1 लेस देन कैसा है, T2, तो डेल्टा एच विल बी लेस देन डेल्टा यू हो जाएगा, तो ये आंसर सही हो गया। और क्यू ए सी क्या है, क्यू ए सी तो हमें पता है किसके बराबर है, डेल्टा यू ए सी के बराबर, और डेल्टा यू बी सी किसके बराबर है, डेल्टा यू बी सी जो है वो एन सी बी डेल्टा डी के बराबर है, तो ये आंसर ये भी हमारा सही है। तो बी आंसर, बी और सी हमारे दोनों ठीक हो गए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा विचित्र है, उसे देखने में थोड़ी सी तकलीफ होगी हमें, कैसे देखेंगे ये देखते हैं। फॉर द रिएक्शन ए टू पी, द प्लॉट ऑफ ए एंड पी विद टाइम एट टेम्परेचर T1 एंड T2 आर गिवन बिलो। इफ T2 इज ग्रेटर देन T1, करेक्ट स्टेटमेंट इज, तो T2 ग्रेटर देन T1 है, ये बात ध्यान रखेंगे। एज्यूमिंग डेल्टा एस एंड डेल्टा एच आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड द रेशियो ऑफ एल एंड के एट T1 एंड एल एंड K2 एट T2 इज ग्रेटर देन T1 एंड T2। ठीक, तो हमें बताना है कौन कौन से सही हैं। ठीक, तो देखो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है, टेम्परेचर T2 ग्रेटर देन T1 है, तो प्रोडक्ट कम बन रहा है, यानी कि रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है। तो हमें ये तो पता लग गया डेल्टा एच लेस देन 0 है एक बार में ग्राफ को देख के ही, क्योंकि T2 ऊपर आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन बैकवर्ड जा रही होगी। टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन अगर बैकवर्ड जा रही है तो हम क्या कहेंगे कि डेल्टा एच कैसा है, निगेटिव है। तो डेल्टा एच निगेटिव वाले आंसर सही होंगे। तो आंसर इसका या तो एक तो ए सही हो सकता है, बी तो गलत हो गया। ए के बारे में ये भी हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं।
अब डेल्टा G1 इज इक्वल टू होगा माइनस RT1 ln K1 और डेल्टा G2 किसके बराबर हो जाएगा माइनस RT2 ln K2 के बराबर हो जाएगा। तो डेल्टा G1 अपॉन डेल्टा G2 की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा T1 ln K1 अपॉन T2 ln K2। अगर इसे ध्यान से लिखो तो ln K1 अपॉन K2 ln K2 को हम ऊपर लिख लें और नीचे लिख लें T2 अपॉन T1 को, तब भी काम चल जाएगा। सेम चीज हमने बस रीअरेंज करके लिख ली। ठीक, अब डेल्टा G1 अपॉन डेल्टा G2 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो हम ये लिख सकते हैं कि ln K1 अपॉन ln K2 इज ग्रेटर देन T2 बाई T1 और ये हमसे कहा गया है, तो हमने ये प्रूफ कर दिया। अगर ऐसा है और हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा G कैसा है लेस देन 0 है। अगर डेल्टा G लेस देन 0 नंबर है तो डेल्टा G1 अगर इनइक्वालिटी तुम्हें याद आ रही है मैथमेटिक्स का सवाल है तो ये हम लिख सकते हैं, और लेस देन 0 में तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, यानी कि डेल्टा G2 विल बी फॉर डेल्टा G निगेटिव, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा तो डेल्टा G2 विल बी ग्रेटर देन डेल्टा G1 आएगा। भैया देख लेना यार, यहां लिखे सिंस डेल्टा G इज निगेटिव। ठीक, तो अगर डेल्टा G2 बड़ा नंबर आ रहा है डेल्टा G1 से तो क्या होगा कि हम ये लिख दें कि डेल्टा G2 कैसा आएगा बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से डेल्टा G2 बढ़ रहा। अब डेल्टा H0 माइनस डेल्टा T डेल्टा S लिखेंगे और डेल्टा G2 लिखेंगे। ये तो निगेटिव नंबर है, अगर इसे निगेटिव होना है, अगर इसे निगेटिव होना है तो डेल्टा S को भी कैसा होना पड़ेगा निगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, डेल्टा S को कैसा होना पड़ेगा निगेटिव होना पड़ेगा, तभी ये सेटिस्फाई कर पाएगा डेल्टा S को, डेल्टा G को टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ने के लिए, क्योंकि ये नंबर कैसा है डेल्टा S तो निगेटिव है और वो इंडिपेंडेंट है। अगर डेल्टा T बढ़ाने से डेल्टा G बढ़ रहा है तो डेल्टा S को निगेटिव होना पड़ेगा, अगर पॉजिटिव होता तो और कम हो जाता, बढ़ता नहीं। ठीक, तो आंसर इसका क्या आ गया, एक तो डेल्टा S आ गया और डेल्टा G वाला दोनों में निगेटिव आ गया। तो विचित्र सवाल तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, अलग तरह से था कैलकुलेटिव। ठीक है, दोबारा से इसे 2 बार सुनना तब बात समझ में आएगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें इनइक्वालिटी का यूज हुआ है, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा था स्पीशीज which by definition has zero standard molar enthalpy of formation at 298 केल्विन। तो जीरो किसकी है Cl2 की, बाकी तो Br2 के लिए लिक्विड होता है और ये तो कंपाउंड्स हैं, इनके कंपाउंड्स के लिए तो होगी नहीं, तो आंसर इसका बी आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजिंग द डेटा प्रोवाइडेड कैलकुलेट द मल्टीपल बॉन्ड एनर्जी ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड C इन द बॉन्ड ऑफ C2H2 टेक द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ CHS दिस, और बाकी हमें फॉर्मेशन की एनर्जी दे रखी है, तो C ट्रिपल बॉन्ड CH लिख लेते हैं, will give you 2C plus 2H। ठीक, अब इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें दे रखी है, ये माइनस में दे रखी है, तो -225 इज इक्वल टू हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, मतलब बॉन्ड एनर्जी CC की +2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। यही तो लिखते हैं भाई, एक बार वीडियो रिवाइज कर लो जाके थर्मोडायनेमिक्स कैसे, यही लिखते हैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की कितनी आ जाएगी 2 इंटू सी कैसे, अब इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन लिख देंगे किसकी 1410 है, किसकी सी सॉलिड से सी गैस की, और प्लस हाइड्रोजन की लिख दें कितनी 330, ये -225 आ गया, ये हमें निकालनी है, ये 2 इंटू 350 आ गया, -410 प्लस 330। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये हो गया -225 इज इक्वल टू ई ट्रिपल बॉन्ड C प्लस 700 माइनस 1740। तो ई ट्रिपल बॉन्ड C की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 740 माइनस 925। तो इसे सॉल्व कर देंगे तो 815 आ जाएगी, तो इसका आंसर 815 आ गया सिंपल तरीके से। थर्मोकेमिस्ट्री क्वेश्चन का मतलब लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आसानी से लगाना चाहिए आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा था, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 वाटर एंड ग्लूकोज आर गिवन इन द रिएक्शन, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ पर ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो लिख लो भाई C6H12O6 प्लस 9O2
गिव्स 9 O2 नहीं, एक बार O2 गिन लेंगे बाद में। ये होगा 6 CO2 प्लस 6 H2O। तो इसमें कितने आ गए, 6 दूनी 12, 6 18 आ गए, तो 6 यहाँ से पहले तो 6 लिख देते हैं। ठीक, तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन आ जाएगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्शन 6 इंटू CO2 की कितनी है फॉर्मेशन की, CO2 के -400 प्लस 6 इंटू वाटर की -300 माइनस रिएक्टेंट की कितनी है ग्लूकोज की -1300। ठीक, तो ये आ गया कितना -2400 -1800 प्लस 1300, तो ये आ गया 2900 किलो जूल पर मोल माइनस का। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन आ गया, यानी कि कंबशन निकाल ली हमने। अब हमें पर ग्राम निकालनी है, ये पर मोल आया, तो हीट ऑफ कंबशन पर ग्राम निकालनी है हमें, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन पर ग्राम। तो पर ग्राम कितना आ जाएगा, ग्लूकोज का मोलर मास होता है कितना 180, इसे भाग कर देंगे यहाँ से, तो ये माइनस का 16.11 किलो जूल आ जाएगा आंसर। तो आंसर इसका सी आ जाएगा, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा सवाल ला के दिखा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द ग्रेफाइट गिवन है, ग्रेफाइट की हमें हीट ऑफ कंबशन दे रखी है, रिएक्शन दे रखी है, वाटर की दे रखी है और CO2 दे रखी है। द बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डाटा थर्मोकेमिकल इक्वेशन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन एट 298 केल्विन फॉर दिस रिएक्शन। तो हमें निकालनी किसके लिए, सी ग्रेफाइट प्लस 2H2 गैस। वैसे अगर और शॉर्टकट में करें तो और भी कर सकते हैं, इसे इक्वेशन फाइनल मान लेते हैं, तो ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई। जरा 1 2 3 से एडजस्ट करके फोर्थ वाली इक्वेशन बनाने की कोशिश करो, तो देखो क्या करेंगे, सी ग्रेफाइट हमें यही चाहिए तो 1 तो ऐसे लिख लेते हैं, वाटर में हमें 2H2 चाहिए तो यानी 2 × 2 कर देते हैं, और हमें CH4 राइट में चाहिए तो +3 कर देते हैं। तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आ गया, 1 कितना है -393.5 प्लस माइनस इंटू 285.8 इंटू 2 प्लस 890.3, सबकी वैल्यू उठा के रख देना, आंसर आ जाएगा -74, कितना आ जाएगा -74.8 किलो जूल्स पर मोल आ जाएगा। सबको सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना, बड़ा आसान काम है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक, कोई समस्या नहीं इसमें। अगले सवाल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, वो क्वेश्चन ही बड़े बड़े हैं, सोल्यूशन तो बहुत जरा जरा सा लिख रहा है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, सरफेस ऑफ कॉपर गेट टार्निश्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड N2 gas was passed to prevent the oxide formation during the heating of copper at 1250 Kelvin. However, N2 gas contains 1 mole percent का ध्यान रखना, 1 mole percent of water vapor as impurity. The vapor pressure of what oxides given है हमें, तो P of H2 की वैल्यू बतानी है। रिएक्शन हमें क्या दी है, 2CuS plus H2O gas gives Cu2O solid plus H2 gas। ठीक, अब हमें ये इक्वेशन बनानी है और डेल्टा जी हमें ऊपर रिएक्शन के दे रखे, तो ध्यान से देखो, तो अगर हम ऊपर वाली रिएक्शन को इसे 1 मान लें और इसे 2 मान लें, ठीक, तो हम 1 - 2 कर दें सीधे, तो डेल्टा जी ऑफ दिस रिएक्शन निकल आएगा। डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा, 1 - 2 कर दें तो ये सीधे सीधे माइनस हो जा रहा है, तो ये 178 किलो जूल से -78 किलो जूल माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 100 किलो जूल पर मोल। ठीक, डेल्टा जी इक्वल टू होता है -RT/ln के, RT/ln Kp, तो ये 100 × 10⁻³ इज इक्वल टू R की वैल्यू इसने कितनी गई है, 8 ले लो। टेम्परेचर की वैल्यू हमें, टेम्परेचर की वैल्यू दी है 1250 इंटू ln Kp की वैल्यू है, ln क्या ले लें, ln में ही निकालना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन ले लें अपॉन वाटर का लेना पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, तो इसे लिख लें इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1250 इंटू 8, तो 1 0 से 1 0 गया और ये सब कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो ये 10 बचेगा यहाँ पे। ठीक, 10 बच गया ये, और बच गया ln PH2 निकालना, और ये है 1/100 क्योंकि 1 मोल % दे रखा। अब जरा इसे सॉल्व कर लो बस भाई, 10 इज इक्वल हो गया ln PH2
इनटू ये ऊपर जाएगा, अगर ऐसे लिख लें तो लिख लें इनटू 100 लिख लें, तो लिख लें LnPH2 प्लस Ln 100 इज इक्वल टू 10, और वो भी माइनस का 10 आएगा, एक माइनस साइन छूट गया अपने से, सॉरी यहाँ पे एक ही तरफ लगा लेते तो ये -10 आएगा। ठीक, तो ये LnPH2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10 माइनस Ln 100। Ln 100 हम लोग जानते हैं, Ln2 की वैल्यू हमें दे रखी, Ln 10 की वैल्यू दे रखी है 2.3, तो इसे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.6, तो माइनस का 14.6 आंसर आ जाएगा इसका, सिंपल। सवाल देखने में गंभीर है, बाकी आसान है, आसानी से लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चूज द रिएक्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑप्शंस फॉर विच द स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो जो कोई अपनी एलिमेंट्री फॉर्म से बन रहा होगा उसी को लिखेंगे, तो C और D बन रहा है, बाकी ये तो कार्बन यहाँ पे गैस ले लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मोल बना दिए, तो ये गलती है, इसमें कार्बन सॉलिड लेना चाहिए था और वाटर का 1 मोल बनाना चाहिए था, तभी आंसर सही आता, तो आंसर B और C हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन तो निहायत ही सरल कह रहा है इन द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस PV वर्क डन इज गिवन बाय दिस। तो ये रिवर्सिबल वर्क की डेफिनेशन हमें दे रखी है, एक रियल गैस के लिए दे रखी है और एक आइडियल गैस के लिए दे रखी है। रियल गैस इक्वेशन क्या होती है, P प्लस A बाई VM² माइनस V माइनस B इज इक्वल टू RT। तो P की वैल्यू यहाँ से निकाल लो तो क्या आ जाएगा, RT अपॉन V माइनस B माइनस A अपॉन V²। तो W हो जाएगा क्या, W वैल्यू क्या लिख सकते हैं, -PdV, -PdV लिख सकते हैं। तो देखो क्या लिख लिया, माइनस इंटीग्रल लिख लिया, dV बाहर लिख लिया, और ये हो गया RT अपॉन V माइनस B इंटू A माइनस V²। तो ये तो सही लिखा हुआ, ठीक। अब क्या कर रहा है, द सिस्टम सेटिस्फाई वैन डर गैस इक्वेशन, सही बात है। द प्रोसेस इज रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल, और रिवर्सिबल और एडियाबेटिक दोनों के लिए काम करेगा, लेकिन इरिवर्सिबल के लिए काम नहीं करेगा, तो आंसर A B C आ जाएगा। इरिवर्सिबल के लिए P डेल्टा भी लिखेंगे, इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है टिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैसेटेराइट बाय द रिडक्शन ऑफ कोक। ठीक, यूजिंग द फॉलोइंग डेटा टू डिटरमाइन द मिनिमम टेम्परेचर इन केल्विन एट विच द रिडक्शन ऑफ कैसेटेराइट विद कोक टेक प्लेस। सिंपल बात है, रिएक्शन लिख लो, SnO2 की रिएक्शन किससे लिखनी है, कार्बन से, तो इससे SN बन जाएगा और CO2 बनेगी। ठीक, अब डेल्टा HF0 हमें दे रखा है SnO2 का, ये सब हमें दे रखा, मैं हाईलाइट कर दूं इससे ही पता लग जाएगा तुम्हें। देखो ये SnO2 का दे रखा है, ये किसका दे रखा है, SnO2 का दे रखा है, ये दे रखा है हमें CO2 का, ये डेल्टा S दे रखा है SnO2 का, ये दे रखा है S का, ये CO2 का, और ये, तो हम सीधे सीधे डेल्टा G अगर फाइंड आउट कर लें तो डेल्टा G एट इक्विलिब्रियम, डेल्टा G हमसे कह रहा है मिनिमम टेम्परेचर पूरा, तो डेल्टा G को क्या रख दो 0, तो ये हो जाएगा डेल्टा H ऑफ रिएक्शन माइनस T डेल्टा S ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 0। तो T की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा H ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाई डेल्टा S ऑफ रिएक्शन। डेल्टा H ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट कितना है -394 माइनस ऑफ -581 डिवाइडेड बाई डेल्टा S ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट कितना है, SN का कितना है, SN का दिया हुआ है 52, CO2 का दिया है 210 और माइनस दिया हुआ है 56 SnO2 का, और C का दिया हुआ है 6। ठीक, तो T की वैल्यू आ गई कितनी, अगर इसे जोड़ दें तो ये आ जाएगा कितना 187, और ये किलो जूल में तो 10⁻³ और लिखेंगे, डिवाइडेड बाई आएगा 200। ठीक, ऊपर जूल में, ऊपर ये किलो जूल में दे रखा था, नीचे जूल में दे रखा था। ठीक है, ये kg में दे रखा है, इंटू 10⁻³ और लिख दो पूरे को। ठीक, इसे सॉल्व करोगे तो टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी 935 केल्विन, तो आंसर आ गया 935 केल्विन। सिंपल सवाल था, देखने में गंभीर होते सवाल, मैं फिर से कह रहा हूँ आसान होते हैं लगाने में। अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल है, आराम से देखना जरा, ग्राफ का इंटरप्रिटेशन है, मैंने ग्राफ पढ़ाए हैं, आसानी से हो जाना चाहिए। एन आइडियल गैस अंडरगोज अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 by a reversible adiabatic expansion from state 2 to state 3 and the correct plot of presenting the graph 1 and 3 are। ठीक, 1 to 3 में बताने कौन से होंगे। अब कह रहा है कि पहला है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन,
कैसा है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन और रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। हम जानते हैं एडियाबैटिक का स्लोप पीवी कर्व में ज़्यादा होता है आइसोथर्मल से, तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया क्योंकि ये आइसोथर्मल है और ये एडियाबैटिक है। रीजन क्या है, स्लोप। ठीक, अब ये देखो 1 से 2 तो आइसोथर्मल दिख रहा है, 1 से 2 तो आइसोथर्मल दिख रहा है। ठीक, और 2 से 3 भी कैसा दिख रहा है, एडियाबैटिक। पीवी टू दी पावर गामा है नीचे, वैसे बन रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये भी ठीक। ये क्या कह रहा है, ये तो हमारे पास लिखा है आइसोथर्मल, एंट्रोपी बढ़ रही है यानी एक्सपेंशन हो रहा है, और ये लिखा है एडियाबैटिक कंप्रेशन। आइसो एंट्रोपिक है लेकिन कंप्रेशन है, क्योंकि एनर्जी बढ़ रही है तो कंप्रेशन है, डेल्टा एच बढ़ रहा है ना तो कंप्रेशन है। ये क्या है, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, एंट्रोपी बढ़ रही है, और यहाँ टेम्परेचर कम हो रहा है तो ये भी एक्सपेंशन है, कैसा, एडियाबैटिक। तो सिंपल तरीके से हमने देख पाया, तुमने भी देख पाया होगा, मेरे को लग रहा है कि आंसर समझ में आया होगा कैसे कैसे करा, कि हमने एक्सपेंशन और कंप्रेशन को भी ध्यान से देखा है। ठीक, आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस और आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस भी हमें पता होने चाहिए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 900 केल्विन अंडरगोस 2 रिवर्सिबल प्रोसेस 1 followed by 2 as shown below. If the work done by the gas in the two processes are same, तो ln V2 by V1 V3 by V2 की वैल्यू बतानी है। ये कैसा प्रोसेस है, ये आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस है, और ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल इसलिए क्योंकि डेल्टा यू कैसा है, कांस्टेंट। ठीक, एनर्जी नहीं चेंज हो रही, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू, क्योंकि आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस के लिए क्या होगा, 1 के लिए डेल्टा क्यू 0 हो जाएगा। अब डेल्टा यू इज इक्वल टू हो गया 450 आर माइनस कितना, फाइनल माइनस इनिशियल 250 आर, 2050 आर। ठीक, क्योंकि यू बाई आर दिया हुआ है तो हम आर सजा लेते हैं, तो माइनस 1800 आर के बराबर आ गया डेल्टा यू। ये प्रोसेस 1 का आ गया। ठीक, अब कह रहा है प्रोसेस 2 के लिए अगर देखें, प्रोसेस 2 के लिए कैसा है, आइसो थर्मल है, तो डेल्टा यू कम कैसे निकालेंगे, W इज इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन V3 बाई V2 कर देंगे। ठीक, अब T कैसे निकालेंगे, T कैसे निकालेंगे, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस है, तो U इज इक्वल टू हो गया एन सी वी डेल्टा टी। U की वैल्यू है 450 आर, N की वैल्यू 1 है, CV की वैल्यू हमें दी है 5/2 आर, ये दी हुई है गिवन। तो टेम्परेचर हम यहाँ से फाइनल निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा कितना, टेम्परेचर यहाँ से आ जाएगा 180 केल्विन। तो यहाँ पे W की वैल्यू दी, N की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू R ही रहने देते हैं, टेम्परेचर लिख लेते हैं 180 इज इक्वल टू ln V2 बाई V3 बाई V2 कर देते हैं। ठीक, इसकी वैल्यू माइनस 1800 आर के बराबर होनी चाहिए, इससे ये कैंसिल हो गया, 180 से ये कैंसिल हो गया, तो 10 आ गया, ये माइनस माइनस हट गया, तो ln V2 V3 बाई V2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, और यही आंसर है हमारा। खत्म हो गया सवाल। ठीक, सिंपल सवाल था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसे जरा ध्यान से देखेंगे। कह रहा है 2 moles of Hg solid is combusted with a fixed volume of in a bomb calorimeter with excess of O2 at 298 Kelvin and 1 atm of into HgO solid। तो गैस में किसे कन्वर्ट किया हमने Hg गैस को HgO सॉलिड में कन्वर्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम दिस, तो डेल्टा टी हमें पता है कितना है, बॉम्ब कैलोरीमीटर की बात हो रही, 312.8 माइनस 298.0, यानी इसे माइनस कर लें तो ये आ जाएगा 14.8 केल्विन का डिफरेंस आया। हीट कैपेसिटी डेल्टा यू हमें दे रखी है कितनी, 20 किलो जूल पर केल्विन। तो हीट रिलीज कितनी आ गई, हीट रिलीज जो आ गई वो आ गई 20 इंटू 14.8 यानी कि माइनस की 29.6 किलो जूल। ठीक, अब कह रहा है कि ये तो आई 2 मोल के लिए, ये हीट किसके लिए आई, फॉर 2 मोल आई, फॉर 2 मोल आई। पर मोल कितनी आएगी हीट रिलीज्ड पर मोल, हीट रिलीज्ड पर मोल आई 29.6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 14.8 किलो जूल पर मोल आ गई है।
अब हमने क्या किया था, Hg गैस को O2 से ट्रीट कराया था और HgO सॉलिड बना दिया था। इसके लिए डेल्टा Ng की वैल्यू जो है वो -1/2 -3/2 है। तो डेल्टा H इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। डेल्टा U की वैल्यू -14.8 इंटू 10⁻³ है, -3/2, R की वैल्यू 8.3 इंटू 10⁻³ किलो जूल में ही निकालना है। इस सबको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से -151.710 किलो जूल पर मोल आ जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन से यार मैं थोड़ा लिख देता हूँ डायरेक्टली, तुम कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। ये मानो एडवांस की बात करें, कंसेप्ट की बात करें, हम लोग कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहे उतनी। ठीक, तो Hg लिक्विड और हाफ O2 गैस को अगर हमें कन्वर्ट करना हो HgO सॉलिड में, तो क्या होगा, डेल्टा H कंबशन जो होगा वो डेल्टा HF नॉट ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा HgO का, माइनस डेल्टा H ऑफ सॉलिड टू लिक्विड हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो लिक्विड टू गैस हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो देख लेते हैं। लिक्विड टू गैस हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो देख लेते हैं। ठीक, प्लस 1/2 डेल्टा HF फॉर्मेशन ऑफ O2 की तो जीरो होगी तो इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हमें दे रखी है -151.710 इज इक्वल टू हो गया डेल्टा HF फॉर्मेशन हमें निकालना है फॉर HgO। इसकी वैल्यू दी है 61.32, ऊपर दी हुई है, देख लो ध्यान से, ये दी हुई है 61.32 वैल्यू। ठीक, अब हमें x की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यही x है हमारा, तो डेल्टा HF नॉट फॉर HgO विल बी इक्वल टू 90.39 आ जाएगा। सिंपल यहाँ से सॉल्व करने पे माइनस का, तो आंसर हमारा 90.39 आ जाएगा। मॉड ऑफ बताना है तो 90.39 आंसर लिख देंगे यहाँ पर, मॉड बताना। ठीक है, सिंपल बात थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कंबशन हमें दिया था और फॉर्मेशन पूछा था तो हमने निकाल दिया। तो इस तरह से हम लोगों ने एडवांस के PYQs पूरे कंप्लीट कर लिए। 1 घंटे का डिस्कशन तो यार बनता ही था। ठीक है, सवाल सरल आ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के, लेंदी आ रहे हैं देखने में, तो उन्हें ध्यान से बस आराम से तसल्ली से करने की ज़रूरत है। और बिल्कुल अब ऑर्गेनिक के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ऑर्गेनिक शुरू होने वाली है। GOC और आइसोमेरिज्म के वीडियो में आज एक मैसेज भी शूट करूँगा और वो उसे तुम देख लेना कि GOC और आइसोमेरिज्म पहले पढ़ी होनी ही चाहिए सबको। ठीक है, चलो भाई मिलते हैं, कम्युनिटी पोस्ट भी कर दूंगा, ऐसा कर देते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।